अध्याय 3 सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 ईस्वी को कोलकाता में ही हुई थी। सत्यजीत राय को फिल्म के निर्माता, निर्देशक, गीतकार, साहित्यकार और चित्रकार के रूप में जाना जाता है और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय ने 1947 में कलकत्ता में फिल्म सोसाइटी बनाई, जिसने भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलसा घर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली ये बांग्ला में है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति ये फिल्में हिंदी में हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान: सत्यजीत राय को फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर मिला। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर और सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए ऑस्कर मिला और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने के लिए यदि हम फिल्मकारों को याद करते हैं तो उनमें सत्यजीत राय अगली कतार में है अर्थात इनका नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो कि बांग्ला भाषा में है, ये 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है, अर्थात इन्होंने जो फिल्में बनाई है वो साहित्यकारों के उपन्यास या कहानियों पर आधारित बनाई है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। संजीदगी के से तात्पर्य है बहुत ही गंभीरता के साथ किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी का सहज संसार भी है, अर्थात इन्होंने अपनी जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें जासूसी रोमांच के साथ पर्यावरण से पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी सम्मिलित किया है। प्रस्तुत जो पाठ है हमारा अपू के साथ 2.5 साल, तो अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है, अर्थात फिल्म को बनाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो हमें इस संस्मरण को पढ़ने से पता चलेगा। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है, क्योंकि ये जो उपन्यास था पथेर पांचाली फिल्म जिस पर आधारित है वो बांग्ला में था, तो बांग्ला भाषा से हिंदी में विलास गते ने इसका अनुवाद किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। अबूझ अर्थात उसे पता नहीं होता है कि फिल्म बनने के बाद कैसी लगेगी या क्या क्या बनाने के समय इसको क्या क्या दिक्कत आएगी। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी, उसे शायद यह भी नहीं पता होता है कि यह सफलतापूर्वक पूरी होगी या नहीं होगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है, अर्थात जब फिल्म पूरी हो जाती है तभी उसे बनाने वाला फिल्मकार कहलाता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। अब पढ़ते हैं अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण। अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज
तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब तक एक विशाल कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। अपू के साथ 2.5 साल में सत्यजीत राय बता रहे हैं, बंगाली गांव के लड़के अपू के बड़े होने की कहानी के माध्यम से कि काम करने के साथ साथ वो इस पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग भी करवा रहे थे। तो उनको जब समय मिलता था और जब उनके पास धन होता था, पैसा होता था खर्च करने के लिए, तभी वो इसकी शूटिंग करते थे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। आयोजन का अर्थात है उनको एक कार्यक्रम करना पड़ा जिसमें वो कलाकारों के इंटरव्यू या उनके साक्षात्कार लेकर निर्धारित कर रहे थे कि कौन सी एक्टिंग या कौन सा कार्य किस पात्र को देना है। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार अर्थात विज्ञापन दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग को मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, अर्थात उनकी चोरी पकड़ी गई। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। बेहाल से तात्पर्य है कि बुरा हाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। डर इसलिए लगने लगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिल्म में वो वैसे नहीं दिखेंगे जैसा फिल्म के प्रारंभ में थे। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देगा, अर्थात लग जाएगा कि फिल्म बहुत लंबे समय तक चली है और फिल्म को देखने में वैसा आनंद नहीं आएगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि यदि वो 80 साल की महिला जो चुन्नी बाला देवी है वो भी 80 साल की थी तो हो सकता है वो बीच में उसका देहावसान भी हो सकता था, बीमार भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो लगातार काम कर सकी, इससे वो खुश है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ से तात्पर्य है कि एक गलत बात हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसोट नामक एक गांव गए। पालसिट नामक एक गांव गए। वहाँ रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। मतलब उनको फिल्म में ये दिखाना था कि जो अपू और दुर्गा हैं वो पहली बार यदि रेलगाड़ी देखते हैं तो उनको कैसा लगता है। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। नामुमकिन मतलब जो मुमकिन नहीं था, संभव नहीं था, उनको एक दिन में उसकी शूटिंग करना असंभव लग रहा था।
कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। जगद्धात्री अर्थात दुर्गा पूजा का। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू, इस फिल्म में दुर्गा नाम की जो लड़की है उसके पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया अर्थात फिल्माया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए ही थे। नवागत अर्थात नए नए आए हुए थे, तो इसलिए बोराए हुए थे। बोराए अर्थात घबराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारत हो जाती। कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता, उसका जो क्रम था शूटिंग का वो गायब हो जाता, वो अच्छा नहीं लगता देखने वालों को। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए। शॉट्स लेने का मतलब होता है दृश्य लिए। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे। कैबिन अर्थात डिब्बे में, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। अर्थात वो मैदान में जो सफ़ेद सफ़ेद काश फूल थे, घास थी। काश फूल एक प्रकार की घास है जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं, तो उसके पीछे से अगर ट्रेन का काला धुआं दिखेगा तो सुंदर दिखेगा। इस कारण उनको बॉयलर में कोयला डालना रहता था। पथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। लेखक कहना चाहते हैं कि यदि उस समय कोयले वाली रेलगाड़ियाँ नहीं होती, डीजल और बिजली से चलने वाली होती, तो ये दृश्य इतना अच्छा नहीं लगता। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा की भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा, अर्थात अच्छा व्यवहार करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ते का नाम है भूलो, दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है अर्थात बहुत जल्दबाजी है उसको कि जैसे तैसे मैं खाना खा लूँ और उसके बाद में खेलने जाऊँ। तो इतना आतुर है तीर कमान खेलने के लिए। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया, उसकी माँ, बाएं हाथ में वो थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। भूलो कुत्ता है,
उस बचे हुए भात को गमले में सिखाता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई, अर्थात शाम ज़्यादा हो गई तो अंधेरा हो गया और सूरज की रोशनी कम होने के कारण वो लोग वो फिल्मांकन नहीं कर सके। उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात भूलो कुत्ता मर गया। अब क्या होगा? अब वो जो कुत्ते वाला सीन है वो कैसे दिखाएंगे? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वो भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर की जैसा ही सफ़ेद था। दुम अर्थात पूँछ, छोर अर्थात किनारा। पूँछ का जो किनारा है वो बिल्कुल भूलो से मिलता जुलता था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम मिल लिया है। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। संदर्भ अर्थात बारे में, मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि केवल कुत्ते के बारे में ऐसा नहीं हुआ कि हमें कुत्ता बदलना पड़ा, आदमियों के बारे में भी ऐसी समस्या आई और हमें परेशान होना पड़ा जब हमें दूसरे आदमी की व्यवस्था करनी पड़ी। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। मतलब बच्चे खुद मिठाई खरीद नहीं पाएंगे तो जो खरीदेगा उसको देखकर ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित करने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई अर्थात रोक दी गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। भूमिका अर्थात फिल्म में जो रोल कर रहे थे ना मिठाई वाले का, वो व्यक्ति गुजर गए, उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। फिल्म में पहला दृश्य ये होता है कि जो पहले वाला श्रीनिवास था मिठाई वाला, वो बांसबंद से उसके घर से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास अर्थात दोबारा जो उन्होंने श्रीनिवास जो पसंद किया है, जो मिठाई वाले की भूमिका निभाएगा, जिसकी शक्ल तो नहीं मिलती थी लेकिन जो अपने शरीर से बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता था जैसा श्रीनिवास था, तो वो कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। अर्थात लोग नहीं समझ पाए कि ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने मिठाई वाले की भूमिका निभाई है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, पुकुर अर्थात तालाब, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। ललचाई का अर्थात लालच भरी नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। मिठाई वाला बच्चों से पूछता है कि क्या तुम मिठाई खरीदोगे, तो मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे।
भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। ऐसा सीन उनको दिखाना था, हमें ऐसा सीन लेना था। लेकिन मुश्किल ये है कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता तो था नहीं। हॉलीवुड से अर्थात फिल्मों में, जो फिल्म उद्योग में वहाँ जो जानवर होते हैं वो पहले से ट्रेंड होते हैं, उनको सिखाया हुआ होता है, तो जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं। लेकिन ये तो एक आम कुत्ता था, ये सिखाया हुआ तो था नहीं, इसको ट्रेनिंग तो दी नहीं थी, इसलिए ये ऐसा सीन कर नहीं पा रहा था। इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वो अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, जाया अर्थात बेकार हो रही थी। उस समय वैसे ही उनके पास रुपये पैसों की तंगी रहती थी और फिल्म बेकार हो रही थी तो उसका उनको दुख था। और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट अर्थात रिकॉर्डिंग, फिल्मांकन रोको। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। धीरज अर्थात धैर्य, धैर्य से काम लेने के अलावा दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वो कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं, अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। ऐसा उनको दृश्य दिखाना है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा है वृष्टि घरे जा, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घट जाओ। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सिहर अर्थात कांप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी। ब्रांडी मतलब एक शरीर को गर्म रखने का पेय है जो दूध में मिलाकर उसको दिया और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वो शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर अर्थात तालाब, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वे नहीं थे। जिस समय फिल्म बनी थी तब वो गांव वैसा ही है जैसा लेखक ऊपर बता रहे हैं। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, अद्भुत अर्थात विचित्र से सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, अर्थात मन ही मन कुछ बोलते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं ये जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छे परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, कौन है?
जानते हो, वह है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट अर्थात अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति, जिनके कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। पक्का पाजी, पाजी अर्थात दुष्ट, उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, अर्थात दूसरा दुष्ट व्यक्ति, दूसरा पाजी व्यक्ति था चर्चिल। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक था हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, नाजी पार्टी का लीडर। तो एक था अब्दुल गफ्फार खान, अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे, और इसी कारण इनको अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, अर्थात दुष्ट थे, तो उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों का कर किसी भी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, अर्थात जब शूटिंग नहीं चल रही हो उस समय वो कुछ भी बोले तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वो भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। साउंड अर्थात जो रिकॉर्डिंग होती थी तो उसमें ध्वनि के साथ साथ उसका भाषण भी रिकॉर्ड हो सकता था। इस कारण वो परेशान रहते थे। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वो धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता, अर्थात हमारे लिए समस्या बन जाता। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त अर्थात टूटा फूटा। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए अर्थात डर गए, और उनकी बोलती बंद हो गई, अर्थात उनकी आवाज़ नहीं निकली मुंह से। उनको कुछ समझ नहीं आया बोलने के लिए। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था, अर्थात वहाँ के लोगों के अनुसार वो जो सर्प था वो वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प कहते हैं ऐसे सांप जो मकानों में कई सालों से रहते हैं, जिनको हम कुल देवता भी कहते हैं। वो वहाँ रह रहा था।